जय हिंद। आज हम लोग गोलीय दर्पण के सूत्र को स्थापित करेंगे और गोलीय दर्पण के सूत्र में हम लोग गोलीय दर्पण के वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी की गोलीय दर्पण के लिए जब हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो प्रतिबिंब के निर्माण की प्रक्रिया के समय हमें 3 प्रकार की दूरियां दिखाई देती हैं। एक वस्तु दूरी, दूसरी प्रतिबिंब दूरी और तीसरा फोकस दूरी। इन तीनों दूरियों के बीच संबंध स्थापित कर हम लोग गोलीय दर्पण के सूत्र को स्थापित कर लेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण के रूप में हम लोगों ने चित्र में एक अवतल दर्पण लिया है और इस अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु OA को रख दिया है। वस्तु से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमने दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लिया जो दर्पण के M बिंदु पर आपतित हुई और M बिंदु से परावर्तित होकर के दर्पण के फोकस से होकर इस दिशा में चली आई। अब दूसरी किरण जो हम वस्तु से दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण की सतह पर लिए तो ये किरण वक्रता केंद्र से होकर आने के कारण दर्पण के सतह पर लंबवत किरण है और ये लंबवत किरण पुनः जिस दिशा से आपतित हुई थी उसी दिशा में परावर्तित होकर फिर लौट गई। तो पहले की परावर्तित किरण और दूसरी परावर्तित किरण, ये दोनों किरणें एक दूसरे को दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिच्छेद की, जहां पर वस्तु का एक प्रतिबिंब IB बन गया। अब ये प्रतिबिंब क्या है? वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, दर्पण के परावर्तक सतह के सामने बना है इसलिए वास्तविक है और वस्तु की अपेक्षा छोटा है। तो इन स्थितियों को देख लिया हम इन्हीं यानी प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया का विवरण पूर्ण रूप से लिख दिया है कि गोलीय दर्पण के रूप में एक अवतल दर्पण लिया जिसके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु OA लिया। वस्तु से प्रतिबिंब निर्माण के लिए एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण के M बिंदु पर आपतित कराया। यह किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरी और दूसरी किरण वस्तु से दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजारा। यह किरण दर्पण के सतह पर लंबवत आपतित हुई इसलिए परावर्तन के बाद पुनः आपतित दिशा में ही लौट गई। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिच्छेद की। प्रतिच्छेदी बिंदु पर वस्तु OA का प्रतिबिंब IB बना जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु की अपेक्षा छोटा है। अब किरण आरेख की ज्यामितीय रचना से हमें यहाँ 4 प्रकार के त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4 समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं। इस चारों त्रिभुज को समरूपता की स्थिति में सिद्ध कर हम लोग अपने गोलीय दर्पण के सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए हमने आगे देखा था कि चित्र की ज्यामिति से हमें एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज, ये 4 समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे हैं। इन चारों समकोण त्रिभुज से त्रिभुज के समरूपता का नियम लागू करके इन चारों त्रिभुज में दो त्रिभुज AOC और त्रिभुज DIC और उसके बाद त्रिभुज IBF और त्रिभुज QMF, इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करके हम लोग क्या करेंगे? उसके अनुपातिक मान को व्यक्त करेंगे और उस अनुपातिक मान से फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो हमने त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज
आईबीसी को समरूप सिद्ध करने के लिए ले लिया त्रिभुज एओसी तथा त्रिभुज सीआईबी कि ये एक नंबर का त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। आप देखिए इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए हमें दोनों त्रिभुज के कोण आपस में बराबर सिद्ध करने होंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों समकोण त्रिभुज है, यहाँ कोण एओसी, यहाँ का कोण, और त्रिभुज बीआईसी या सीआईबी जिस तरफ से आपको काउंट करना है ये समकोण। तो त्रिभुज कोण एओसी इक्वल टू कोण बीआईसी किसके कैसा कोण होने के कारण, तो समकोण होने के कारण ये दोनों कोण आपस में, दोनों त्रिभुज के दोनों कोण आपस में समान थे। अब हम दूसरे कोण एसीओ यहाँ का कोण और कोण आईसीबी यहाँ का कोण, इस त्रिभुज के यहाँ का कोण। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, और हमने ज्यामिति के गणित में पढ़ा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। तो उसके अनुसार कोण एसीओ इक्वल टू कोण आईसीबी शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। अब देखिए तीसरा त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज के दो कोण एक त्रिभुज के ये दो कोण और दूसरे त्रिभुज के ये दो कोण आपस में समान है तो उनके तीसरे कोण भी आपस में समान होंगे कि यहाँ का कोण इस कोण के बराबर, यहाँ का कोण इस कोण के बराबर। तो इसका मतलब कि जो रिक्त शेष बचा हुआ कोण है यहाँ का और यहाँ का, ये दोनों भी आपस में समान होगा। तो कोण ओएसी और कोण आईबीसी यहाँ का कोण ये भी आपस में समान होगा। किसके, तो संरक्षण के सिद्धांत से कि यानी तीसरा कोण भी, दो कोण आपस में समान है तो तीसरा कोण भी, दोनों त्रिभुज का तीसरा कोण भी आपस में कोण के संरक्षण के सिद्धांत से समान होगा। अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एओसी और त्रिभुज सीआईबी कोण यानी एंगल की कसौटी से समरूप है। और हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की क्या होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात आपस में समान होता है आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से। तो अब हम लोग दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात करेंगे। ये देखिए ये हमारी लंब वाली भुजा है और इस त्रिभुज के लिए भी ये लंब वाली भुजा है, यानी आईबी और ओए। त्रिभुज ओएसी में ओए लंब है और त्रिभुज आईबीसी में या सीआईबी में, जिस तरह से भी बोल सकते हैं, ये लंब वाली भुजा है। तो लंब का लंब से अनुपात, आधार का आधार से अनुपात, ये वाली भुजा इस त्रिभुज के लिए आधार है तो इस त्रिभुज के लिए भी आधार है। तो आधार बटा आधार और कर्ण बटा कर्ण। इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण वाली भुजा और ये कर्ण वाली भुजा, यानी जो भी संगत भुजाएं हैं उन संगत भुजाओं को हमने अनुपातिक रूप में लिख दिया। तो अब लंब वाली भुजा, तो छोटे त्रिभुज की, छोटे समकोण त्रिभुज आईसीबी में लंब आई बी और ओ, आई बी बटा ओ इक्वल टू आई सी बटा ओ सी, आधार की भुजा आईसी इस त्रिभुज के लिए, तो यहाँ आधार की भुजा ओ सी इक्वल टू कर्ण वाली भुजा बी सी, तो इस त्रिभुज ओएसी के कर्ण की भुजा एसी। तो हमने दोनों त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं का लंब के संगत लंब, आधार के संगत आधार और कर्ण के संगत कर्ण की भुजाओं का अनुपात इक्वल करके रख दिया। अब देखिए ये जो बीसी बटा एसी है, कर्ण वाली भुजा, इस प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी या फोकस दूरी से संबंधित नहीं है तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम इस अनुपातिक मान को नहीं लेंगे। अब हम ले लेंगे आई बी बटे ओ ए इक्वल टू आई सी बटे ओ सी। अब हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, इस अनुपातिक मान को आई बी बटा ओ ए, आई सी बटा ओ सी और बी सी बटा ए सी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करके प्राप्त कर लिया है। ये कर्ण वाली भुजा
यहाँ जो चित्र में कर्ण वाली भुजा है ये ना तो वस्तु दूरी से संबंध रखती है, ना प्रतिबिंब दूरी से संबंध रखती है और ना ही फोकस दूरी से संबंध रखती है। तो इसलिए हम इस अनुपात को नहीं लेंगे, हम इन दोनों अनुपातिक मान को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आई बी बटे ओ ए इक्वल टू आई सी बटे ओ सी। तो अब हम लोग आई सी और ओ सी के मान को यहां से ज्ञात कर लेंगे प्रधान अक्ष पर आई बी बटे ओ ए। अब देखिए हमें आई सी का मान ज्ञात करना है, हमें यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो P से लेकर के दर्पण के ध्रुव से लेकर के C तक की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या की दूरी PC की दूरी में से हम लोग PI तक की दूरी को माइनस कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें IC का मान प्राप्त होगा। तो इसलिए हमने PC में से PI को घटा लिया और हमें अब OC की दूरी चाहिए। OC की दूरी ज्ञात करनी है तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो PO में से हम लोग यहां से दर्पण के ध्रुव से PC की दूरी को माइनस कर लेंगे, इतनी दूरी को माइनस कर लेंगे तो हमें इतनी दूरी बचेगी। तो PO माइनस PC, इसलिए तब हम लिखेंगे IB बटा OA इक्वल टू, अब देखिए ये वक्रता त्रिज्या की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या की दूरी। और वक्रता त्रिज्या जिसे हम लोग R से सूचित करते हैं, R इक्वल टू 2F होता है। और ये दूरी अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, जिसकी वजह से हमने PC के मान को -2F यानी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी दूरी होती है, इसलिए -2F। तो PC के बदले में हम लोगों ने मान कितना रख लिया है, -2F, फिर माइनस का साइन। और प्रतिबिंब की दूरी इस तरफ है और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं। तो हम लोग और हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर बन रहा है, तो -भी। अब हमारा वस्तु दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु दूरी भी माइनस में और -u, फिर यहाँ साइन माइनस, और PC का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था कि वक्रता त्रिज्या की दूरी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी के बराबर होती है, तो ये भी ऋणात्मक, तो -2F। IB बटे OA इक्वल टू -2F, माइनस इंटू माइनस तो +भी, फिर माइनस इंटू माइनस तो +2F। हमने इसको सीधा करके लिख दिया, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में। तो IB बटे OA इक्वल टू भी -2F बटे 2F माइनस U। इसको हम समीकरण 1 के रूप में रख लिए। अब देखिए हम लोग आगे तीसरे नंबर के त्रिभुज और चौथे नंबर के त्रिभुज, जिस तरह इन दोनों त्रिभुज को हमने कौन की कसौटी से समरूप किया था, उसी तरह हमारा ये त्रिभुज IBF और त्रिभुज QMF, ये दोनों भी त्रिभुज आपस में कौन की कसौटी से समरूप होगा। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात आपस में समान होता है, तो लंब बटा लंब, आधार बटा आधार इक्वल टू कर्ण बटा कर्ण कर दिया। तो अब देखिए इसका लंब IB और इसका लंब QM, ये वाली भुजा लंब और यहाँ ये वाली भुजा लंब। अब IF बटा QF आधार, ये आधार की भुजा, इसे हमने आधार मान लिया है, तो इस त्रिभुज में ये आधार, तो IF बटा QF, तो IF बटा QF इक्वल टू ये कर्ण वाली भुजा, छोटे समकोण त्रिभुज की कर्ण वाली भुजा, और ये बड़े समकोण त्रिभुज की कर्ण वाली भुजा, तो FB बटा FM। तो ये कर्ण वाली भुजा किसी भी दूरी, फोकस दूरी, वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी से बिलोंग नहीं करती है, तो हमें इस अनुपात को नहीं लेना है, हमें इस दोनों अनुपात के बारे में बात करना है। IB बटा QM इक्वल टू IF बटा QF, IB बटा QM इक्वल टू IF बटा QF से अब हम लोग ये जो दर्पण में, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया करते हैं, इसमें किरणें प्रायोगिक रूप में किरणें उपाक्षीय किरणों के रूप में ली जाती है, ना कि इतनी दूर प्रधान अक्ष से इतनी दूर किरणें
नहीं ली जाती हैं। ये किरणें क्या होती हैं, उपाक्षीय होती हैं, यानी लगभग लगभग अक्ष के समीप, जिसकी वजह से अभी देखिए ये M बिंदु कहाँ आ जाएगा, P के अत्यंत नजदीक, और फिर ये Q बिंदु भी टेंड्स करके P की ओर अग्रसरित हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिख दिया दर्पण से प्रायोगिक रूप में प्रतिबिंब निर्माण के लिए उपाक्षीय समांतर किरण मान्य होता है, इसलिए दर्पण पर M बिंदु P के अत्यंत नजदीक होगा, इसलिए Q बिंदु लगभग P के निकट होगा। तो हम QF को लगभग PF के बराबर मान लेंगे। तो IB बटा QM इक्वल टू IF बटा PF। IB बटा QM, अब हम लोग क्या करेंगे, IF और PF के मान को निकालेंगे। तो IF का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें प्राप्त करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त करने के लिए PI प्रतिबिंब दूरी में से PF फोकस दूरी को माइनस कर लेंगे, तो हमें यहाँ तक की दूरी प्राप्त होगी। तो PI माइनस PF बटा PF। अब देखिए प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं और वो ऋणात्मक होगा, और जहाँ माइनस साइन तो माइनस, और फोकस दूरी माइनस F बटे फिर नीचे में PF, तो फोकस दूरी भी ऋणात्मक है तो माइनस F। IB बटा QM इक्वल टू माइनस भी, माइनस इंटू माइनस तो प्लस F बटा माइनस F। तो IB बटा QM इक्वल टू, अब इसको सीधा करके प्लस वाले को आगे लेके गए, माइनस वाले को पीछे, तो F माइनस भी बटा माइनस F। अब हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो गया। इस तरीके से हमें पहले समीकरण 1 प्राप्त हुआ था और अब हमें समीकरण 2 प्राप्त हुआ। तो अब समीकरण 1 और 2 की संक्रिया करके हम लोग सूत्र को स्थापित कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पहले दोनों समीकरण 1 और 2 को निकाल लिया था। तो समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष आपस में क्या है, समान है, इसलिए दायां पक्ष भी क्या होगा, आपस में समान होगा। कैसे समान है, तो हम दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 के बाएं पक्ष को देखेंगे कि आप पीछे देख चुके हैं कि हमने उसे मिटा दिया है। इस समीकरण 1 का बायां पक्ष IB बटा OA था और समीकरण 2 का बायां पक्ष IB बटा QM था। तो ये देखिए IB दोनों में अंश समान है, और हर OA और समीकरण 2 के बाएं पक्ष का हर कितना था, QM। तो अभी अब चित्र में देखते हैं कि ये OA और QM दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है, और लंबवत दूरियां आपस में समान होती है, इसलिए दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 का बायां पक्ष आपस में समान है। अब दायां पक्ष स्वतः समान होगा, इसके IB बटा OA का मान इतना था और IB बटा QM का मान इतना था। तो हमने IB बटा OA और IB बटा QM दोनों के मान को समीकरण 1 और 2 से रख लिया, तो दोनों दायां पक्ष भी आपस में समान हुआ। तो V माइनस 2F बटा 2F माइनस U, ये समीकरण 1 का दायां पक्ष था और ये समीकरण 2 का दायां पक्ष था। अब हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, त्रियक गुणा। तो V माइनस 2F इंटू इसके नीचे के हर से माइनस F इक्वल टू 2F माइनस U, इसके हर से इसके अंश को, तो 2F माइनस U इंटू F माइनस V, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीपल कर दिया। अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो V इंटू माइनस F, तो माइनस F भी 2F माइनस 2F इंटू माइनस F, तो प्लस 2F स्क्वायर इक्वल टू, अब दाएं ओर के मल्टीप्लीकेशन को करते हैं, तो 2F इंटू F, तो 2F स्क्वायर माइनस U इंटू प्लस F, तो माइनस UF, फिर F से दोनों का गुना हो गया। अब V से करते हैं, 2F इंटू V, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस 2F V, तो माइनस 2F V। अब माइनस इंटू माइनस तो प्लस U इंटू V, तो प्लस UV। अब हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी 2F स्क्वायर प्लस में है और बराबर के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ एक ही चिन्ह के साथ, धनात्मक चिन्ह के साथ 2F स्क्वायर है, तो हमने इसको यहीं पर कैंसिल कर दिया। माइनस VF इक्वल टू माइनस UF, इधर बचा मेरा UF माइनस 2FV प्लस UV,
माइनस यू एफ माइनस 2f भी प्लस यू भी। तो अब देखते हैं हम इस दोनों माइनस वाले मान को बाईं ओर लेके चले जाते हैं, तो माइनस वी एफ प्लस यू एफ प्लस 2f भी इक्वल टू, और यू भी को दाईं ओर ही रख लेते हैं, तो यू भी प्लस में इस तरफ रख गया। अब देखिए यहाँ वी एफ माइनस में और 2vf प्लस में, तो प्लस 2vf में हमने vf को माइनस कर लिया। तो सबसे पहले हमने uf को लिख लिया और 2fv में से fv को माइनस किया, तो प्लस f ही बचा इक्वल टू u भी। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, u भी f से भाग दे देते हैं। जब भाग देते हैं तो uf बटा uvf, uf बटा uvf, vf बटा uvf, vf बटा uvf इक्वल टू u भी बटा uvf। हम देखिए uf, u कैंसिल, f कैंसिल, vf भी, f और v कैंसिल, u भी, तो यहाँ नीचे u भी कैंसिल, तो हमारा कितना बचा 1/v, 1/u इक्वल टू 1/f। तो अब इसको सीधा करके लिख दिए 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये हमारा गोलीय दर्पण का सूत्र प्राप्त हो गया। यही हमारा गोलीय दर्पण, यानी गोलीय दर्पण मीन्स उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए यह सूत्र क्या है, मान्य है। इसी को हम लोग बोल देते हैं गोलीय दर्पण सूत्र। गोलीय दर्पण सूत्र, और यह सूत्र उत्तल और अवतल दोनों तरह के गोलीय दर्पण के लिए क्या है, मान्य है। तो ये हमारा मिरर फार्मूला था। अब अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।